सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के सीरीज के बारे में बात करेंगे। मैथ के सीरीज में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, जैसा कि आपको पता भी होगा, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है और 30 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज जो चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे, 31 नंबर से करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। कितनी होगी? देखिए, सवाल को समझिए, बहुत ही आसान सवाल है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और साधारण ब्याज से सवाल है। यहाँ पे मिश्र धन का फार्मूला रहेगा। पहले सवाल को आप समझिए और सवाल में डिफाइन करिए कि कौन कौन सी चीजें दे रखी है। जैसे कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यानी सबसे पहले आपको दे दी है दर। दर कितना दे दिया है? 5%। दर दे रखा है 5%। यदि इस समय शहर की जनसंख्या, यानी इस समय का मतलब होता है मूलधन। इस समय का मतलब क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक। तो मूलधन बराबर कितना दे रखा है? मूलधन, मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इक्वल टू दे रखा है 70,000 दे रखा। ठीक। मूलधन 70,000 है। तो बताइए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। यानी समय दे रखा है, समय दे दिया, टी इक्वल टू दे दिया 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। ठीक। समय 2 वर्ष दे दिया। कह रहा है वही चीज पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी इस समय जनसंख्या 70 है, 70,000 है, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, बढ़ जाएगी। और जनसंख्या, शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ भी रही है। यानी इस समय जनसंख्या 70,000 है और प्रति ईयर्स इस 70,000 का 5% बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ जाएगी। यानी इसका मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन ए बराबर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि ए बराबर क्या होता है। ए बराबर पी 1 + R/100 पावर टी। यही फार्मूला लगा देंगे, सवाल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा? यहाँ आप लिख लीजिएगा कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा? वर्तमान जनसंख्या, यानी प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 + R/100 पावर टी। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी ए आपसे पूछ रहा है। और वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है? वर्तमान जनसंख्या 70,000 दे दिया है। 1 + R, देखिए यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू कितना है? 5% है। 5/100 हो जाएगा, और पावर कितना? 2 वर्ष के लिए है, तो पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे जब,
तो हो जाएगा 70,000, 5 विषम में 100, ये हो जाएगा 5 विषम में 100। अब 20 एक्का 20 और 1 21, कितना हो जाएगा 21, 21 के बटा कितना 20, और कितनी बार लिखना है 2 बार लिख देना है, 21 के बटा 20। एक जीरो एक जीरो यानी ए, और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से अगर हम काटना चाहेंगे इसको, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, और कितना बचा 1 बचा, तो 2 पंचे 10, 1 0 350 हो गया। फिर अगर 2 से काटना चाहें तो कट जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, और 2 7 14, 2 पंचे 10, इंटू 21 इंटू 21, 21 हमें 441 होता है। कितना होता है 441, 175 इंटू 21 हमें 441। अब इसी का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर देंगे, 21 हम 441, जब 175 में 441 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 441 में 175 से गुणा कर देंगे तो 77,000 आ जाएगा, 77,175 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो है, 2 वर्ष बाद की की जनसंख्या कितना हो गया 77,175। पहले कितना था 70,000। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए कितनी बढ़ गई तब, तो क्या करेंगे, अगर कितनी बढ़ गई तो मतलब 77,175 में 70,000 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, ये पूछा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमारी हो जाएगी 77,175। ठीक, ये हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2015 में पूछा है, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, यानी आप अपनी स्केल में एक गोला प्रकार ले लीजिएगा, ये आपका जैसे स्केल हो गया, ये स्केल हो गया, एक गोला प्रकार आप रखिएगा, और उसमें यहां से नाप लीजिएगा 3.4 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, इसी इतने बराबर का चाप ले लीजिएगा, और चाप लेने के बाद एक केंद्र बिंदु मान करके सीधा ऐसे गोला खींच लीजिएगा, उसी चाप से खींच लीजिएगा। तो जो जिस चाप से खींचेंगे वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.4, यानी जो आप चाप लिए थे 3.4 सेंटीमीटर का, जो इस स्केल में लिए हुए थे चाप, ये 3.4 का ही लिए थे आप। ठीक है ना, ये इस तरीके से, तो 3.4 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है ना, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। हमने प्रकार, गोले प्रकार में स्केल की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, त्रिज्या ले लिया, यानी चाप ले लिया। अब उसी चाप को हम खींच देंगे वृत्त में, जब वृत्त में खींच देंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर हो गई। अब पूछ क्या रहा था व्यास भी ज्ञात कीजिए, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित्ते क्या होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना क्या होता है व्यास होता है। तो कितना हो जाएगा 2 त्रिज्या की वैल्यू कितना है 3.4 सेंटीमीटर, इतना है। अब इसी का जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 6.8 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा सवाल। बस जैसे कह रहा है, प्रकार की सहायता से, नहीं आपके पास गोला प्रकार आप एग्जाम में लिए रहेंगे, गोला प्रकार स्केल और पेंसिल वगैरह सब आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लिए रहेंगे, और जैसे कह रहा है उसी तरीके से हम चाप लेकर के खींच देंगे। त्रिज्या पता होगा, त्रिज्या का दूना जस्ट व्यास होता है, वो पता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए प्रत्येक की परिधि ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रत्येक की परिमित ज्ञात कीजिए, यानी इसकी परिमित ज्ञात करना है। परिमित का मतलब होता है परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो चलिए पहला दिया है, ये पहला वाला दे रखा है, पहला हो गया, ये मान चलिए दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये
चौथा हो गया। तो पहला दिया है 6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए लंबाई है, लंबाई दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है। तो लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। इसकी क्या निकालना है, परिमित निकालना है। तो आप इस आंकड़े से, यानी इसके लंबाई और चौड़ाई से आप ये पता कर सकते हैं कि ये है क्या। तो आपको पता हो गया कि ये आयत है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हमारा आयत है। अब आयत का परिमाप हम पहला लगा लेंगे यहाँ पे। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, यानी आयत की परिमिति का मतलब परिमाप। आयत की परिमित, परिमित या कोष्ठक में परिमाप बराबर क्या होता है, दो गुणित्ते, दो गुणित्ते लंबाई और प्लस चौड़ाई। या ये कह लीजिए कि दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का योग जो होता है वो आयत का परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं मतलब दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, इसलिए दो कॉमन बन गया है। तो दो इंटू लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। यही दिया है, 6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 3 9 9 दशमलव 5 सेंटीमीटर। तो जब गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे 10 और 9 दूनी 18, 19, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आपका 19 सेंटीमीटर पहला आ गया। पहला आयत का आकार जो था वो आयत था, आयत का हमने परिमिति निकाल दिया, यानी आयत की परिमाप में निकाल दिया, तो आ गया 19 सेंटीमीटर। अब दूसरा, दूसरा त्रिभुज दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, त्रिभुज दिया है। जब ये त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज में होता क्या है कि इसमें भी देखिए 4 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो इन सब में तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए बी सी है, तो हम इसको लिख लेंगे त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज ए बी सी की परिमिति या परिमाप बराबर क्या, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तीनों लंबाइयां क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और सी ए है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी का वैल्यू दे दो रखा है, दे दो दिया है। बी सी की वैल्यू कितनी दी है, बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और सी ए यानी ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 3 7 2 9, टोटल कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की परिमिति आ गई। ठीक, ये हो गया। तीसरा है, ये देखिए चतुर्भुज टाइप के दे रखा है। तो ये दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो एक ये, हम इसको ये भी कर लेंगे तीसरे में, ए बी सी डी, ए बी सी डी की परिमिति यहां से निकाल लेंगे हम। यानी ये वर्ग हो गया है, वर्ग जब चारों भुजाएं बराबर है तो वर्गहीन हो गया। वर्ग ए बी सी डी का परिमाप या परिमिति बराबर क्या, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4 गुणित क्या कर लेते हैं हम, 4 गुणित
भुजा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है लेकिन परिमाप 4 गुणित भुजा, तो 4 इंटू भुजा का मान कितना दिया है, 4 ही दिया है, तो 4 चौके कितना हो गया, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 खटभुज दिया हुआ है, क्या है, खटभुज दिया है, खटभुज में क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ, ये दिया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को जोड़ दीजिएगा, बी सी को जोड़ दीजिए, सी ए को जोड़, सी डी को जोड़ दीजिए, ए बी बी सी डी, डी ई ई एफ और एफ ए, इन सबको जोड़ देंगे, यही खटभुज का परिमिति आ जाएगी, यानी हम यहाँ लिख लेंगे खटभुज, खष्टभुज क्या, ए बी सी डी ई एफ व ए, फिर से जहां से चले थे वहीं पे चले आएंगे, का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, देखिए 6 भुजाएं हो गई ना, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, 6 भुजाएं हो गई, सबको जोड़ दीजिए, तो ए बी कितना दे रखा है, ए बी दिया है 1 सेंटीमीटर, बी सी 4, 1 4 2 2, यानी ये दिया है 1 दिया है प्लस 4 दिया है, फिर ये सी डी 2 दिया है, फिर डी भी कितना दे रहा है, 2 दिया है, प्लस ई एफ देखिए कितना दे रखा है, ई एफ दिया है 3 सेंटीमीटर और एफ ए दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 7 2 9 9 3 12 12 3 15, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये खटभुज ए बी सी डी ई एफ ए 6 भुजाएं थी, 6 भुजाओं को हमने निकाल दिया। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 33 नंबर सवाल पूछ रहा है, पूछा गया 2017 में, निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का क्या निकालना है, परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, दो लंबाई होती है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो लंबाई और प्लस दो चौड़ाई होती है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो दो कॉमन ले लेंगे, तो लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, तो कितना हो गया, दो, लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 × 6 3 9, 9 दूनी 18 क्या, सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये हो गया, तो ऐसे सवाल, ये इस तरीके का सवाल अभी जस्ट हमने लगाया यहाँ पे, देखिए इसी तरीके का सवाल था, ये केवल डाटा चेंज था, बाकी चीजें वही थी, तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, 2017 में प्रश्न पूछा है, 2 नंबर का सवाल है, बड़े आराम से आप कर लेंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला कौन सा लग रहा है, क्या होता है, इसमें आयत दे दिया तो उसमें तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि बता दिया है, जब आपको बता दिया है तो आप, आपको अगर फार्मूला पता है तो आप सवाल लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 2016 और 2018 में दोनों में पूछा गया है ये प्रश्न, कह रहा है एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है,
इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी ये पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि किसी एक सिंबल को आप मान लीजिए कि मतलब जैसे कोई संख्या है तो एक संख्या को आप प्रदर्शित कर लीजिए कि माना इतनी संख्या बराबर ये चीज है। इतनी संख्या बराबर यानी कि 50 संख्या बराबर एक फूल, या जो भी आपको मानना है जैसे सवाल दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया है फूलों की प्रजातियां दी हैं, गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, जूही का है, डहेलिया का है और रजनीगंधा का है। ठीक है। तो गुलाब का जो फूल है उसकी क्वांटिटी दे रखी है 300, गेंदा का 250 दे रखा है, जूही का 100 दे रखा है, डहेलिया का 150 और रजनीगंधा का 450 दिया है। अब इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देखिए पिक्टोग्राफ में होता क्या है कि आपको माना जाता है। तो आप यहाँ मान सकते हैं, मान लीजिए, माना, माना पिक्टोग्राफ में 50 फूल बराबर एक फूल, कोई एक फूल हम इस तरीके से बना ले रहे हैं। ठीक, ये यानी 50 फूल बराबर, अब चाहे किसी का भी फूल हो, हम इसको 20 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, 30 के फॉर्म में भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये चीज की है, अगर आप 20 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये नहीं बैठ पाएगा। अगर इसको 100 के फॉर्म में भी लिखेंगे तो 100, 100 यानी 300, यानी गुलाब का 3 फूल हो जाएगा। क्योंकि 50 फूल बराबर एक फूल माने हैं, तो अगर हम 100 फूल बराबर एक फूल मानेंगे तो यहाँ 3 फूल होगा। लेकिन यहाँ फंस जाएगा मैटर, क्योंकि ये 250 के फॉर्म में है। यानी 100 दूना 200 तो ठीक है, लेकिन 50 वाला मैटर फंस जा रहा है। यहाँ भी सही था, लेकिन यहाँ भी मैटर फंसेगा और यहाँ भी मैटर फंसेगा। अगर ये 200, 300, 400, 500 के फॉर्म में रहता तो हम 100 फूल बराबर एक फूल मान लेते। लेकिन यहाँ पे 250 भी हो गया है, 150 भी हो गया है, 450 भी हो गया है। तो इसलिए ऐसा मानिए कि उसमें डिवाइड किया जा सके उस संख्या से। तो जैसे अब हम अगर निकालना चाहें कि 300 जो गुलाब का फूल है, ये इसके बराबर कितना फूल हो जाएगा, तो आप यहाँ गुलाब लिखेंगे, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल बराबर कितना हो जाएगा। एक एक पिक्टोग्राफ में हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो एक फूल, 50 फूल बराबर क्या माने, एक फूल। तो ये टोटल कितना फूल है, 300। तो इसमें कितने फूल होंगे, 5 छंग 30, 6 फूल हो जाएंगे। कितने, क्योंकि 50, ऐसे 50 कितने जोड़े बनेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 फिर प्लस 50 फिर प्लस 50, 4 2 6, यानी 50 50 100 150 200 250 300 हो गया। इसके बराबर एक फूल, इसके बराबर एक फूल, इसके बराबर एक फूल, इसके बराबर एक फूल, इसके बराबर भी एक फूल और इसके बराबर भी एक फूल। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 फूल। यानी टोटल कितना हो गया, 6 फूल। यहाँ हम क्या बनाएंगे, 6 फूल बना लेंगे। एक फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 5 और 6, ये गुलाब का फूल हो गया। अब इसी प्रकार गेंदा का फूल क्या हो जाएगा, गेंदा का फूल, जब गेंदा का फूल करेंगे तो कितना है, 250 गेंदा है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 5 25, कितना आ जाएगा, 5 फूल आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये आपका 5 फूल हो गया, 250 हो गया। अब जूही की बात कर लें, जूही की, तो जूही में कितना है, 100 है। 50 में जब 100 से भाग, सॉरी 100 में जब 50 से भाग देंगे तो 50 दूना 100, कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 फूल हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार डहेलिया है, डहेलिया, डहेलिया कितना दिया है, 150। 150 में जब 50 से भाग देंगे, 5 3 15, कितना होगा, 3 बार जाएगा। तो 3 फूल आपका हो जाएगा, 1 2 और 3 फूल हो जाएगा डहेलिया। ठीक। फिर आ गया रजनीगंधा, रजनीगंधा, रजनीगंधा कितना है,
रजनीगंधा 450 है। 450 में जब हम 50 से भाग देंगे तो 5 9 45, सबसे ज्यादा यही हो जाएगा, 5 9 45। कितना फूल? 9। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। 9 फूल हो गया। रजनीगंधा 9 हो गया, डहलिया 3 हो गया, जूही 2 हो गया, गेंदा का फूल 5 हो गया और गुलाब का फूल 6 हो गया। ठीक है। अब यही जैसे 6 × 50 बराबर 6 × 5 = 300 होगा, और 5 × 50 बराबर कितना होगा? 250 हो जाएगा। मतलब इन सबके बराबर हो जाएगा, ये हमारे बताने का मतलब ये है कि इन सबके बराबर हो जाएगा। तो यही आपका पिक्टोग्राफ है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, पिक्टोग्राफ क्या है, वेन डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ वेन डायग्राम और पिक्टोग्राफ से एक प्रश्न बनता है, या वेन डायग्राम का पूछ लेगा या फिर पिक्टोग्राफ का पूछ लेगा, और दोनों ही बहुत ही आसान होते हैं। वेन डायग्राम थोड़ा सा पिक्टोग्राफ से थोड़ा सा हल्का सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल से संबंधित होता है। एंगल में डिवाइड करना होता है। प्रत्येक में एक सर्कल होगा, उसमें प्रत्येक जितने भी एंगल रहेंगे निकालेंगे। पहले तो हम एंगल निकालेंगे, कोण निकालेंगे, कोण निकालने के बाद उस सर्किल को हम कोण में डिवाइड करेंगे, जैसा जैसा कोण रहेगा। लेकिन पिक्टोग्राफ और भी आसान हो जाता है, क्योंकि केवल इसमें डिवाइड करके माना जो माने रहते हैं आप उसी को बना देते हैं, बड़ी आसानी से आ जाता है। ठीक है। ये पिक्टोग्राफ हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। बहुत आसान है। ये आपका कोई पटरी है। ठीक है। पटरी है। ठीक। ये कुछ पटरी है। उसके बाद अब यहाँ 3 सेंटीमीटर भुजा का माप लेकर के अब आप प्रकार की सहायता से, पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर माप लीजिएगा। मान चलिए 1 2 3 सेंटीमीटर, सपोज दैट यहाँ आ गया। अब इसी पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर ऐसे खींच लीजिएगा, फिर ऐसे खींच लीजिएगा। देखिए जैसे एक, या तो फिर आप एक खींच लिए, एक यहाँ से 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। अब इसी को चाप मान लीजिए। प्रकार की सहायता से इतना इतना चाप ले लीजिए। यहाँ बिंदु मान लीजिए ओ, मान चलिए बिंदु ए हो गया। ए से इतना 3 सेंटीमीटर का आप क्या लीजिए? चाप ले लीजिए। ये बिंदु बी है। अब इसी चाप से यहाँ भी काट दीजिए और इसी चाप से यहाँ भी काट दीजिए। दोनों जहां काटेंगे उसी दूसरों को मिला दीजिएगा। ये होगा पटरी और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर के क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज बनाना है। जब 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये भी है और 3 सेंटीमीटर ये भी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो प्रकार का यूज कैसे करेंगे? पहले आप 3 सेंटीमीटर पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर का एक माप लेंगे। अब उस 3 सेंटीमीटर प्रकार से चाप ले लेंगे। तो यहाँ आप एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, इसको मान लेंगे बिंदु ए। अब बिंदु ए से बिंदु बी तक के बीच को प्रकार में भर लेंगे, यानी इतनी दूरी तक का हम प्रकार में भर लेंगे। भरने के बाद फिर क्या करेंगे? एक चाप बिंदु ए से लगा देंगे और दूसरा चाप बिंदु बी से लगा देंगे। ये एक दूसरे को काट देंगे और वहीं से हम दोनों लाइनों को ए और बी से मिला देंगे। ये आपका समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक। ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से बनेगा। चलिए, अगला प्रश्न 35 के बाद 36 का रहा है। हल कीजिए। क्या 121 भागे 16 माइनस मझला कोष्टक माइनस 14 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है। ये है। तो इसको हम हल करेंगे। तो इसको कैसे कर लेंगे? कुछ इस तरीके से, 121 डिवाइड बाई बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 हो जाएगा, फिर -3 हो गया। अब इस छोटे कोष्टक को हल करिए, 9 में से 6 को घटा दीजिए। तो 9 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब छोटा कोष्टक हट जाएगा और मझला कोष्टक लगा रहेगा, फिर बड़ा कोष्टक भी लगा रहेगा। फिर हम क्या करेंगे? 121
भागे 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3 का 9, ये हो गया। फिर 121 भागे 16 माइनस 14 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए बड़ी आसानी से वन बाय वन करते चले आ रहे हैं हम, और प्रश्न अपने आप उत्तर की तरफ तत्पर है। जैसे देखिए ये सवाल जो हमारा होता है ये बोर्ड मास का है, BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर क्या, ब्रैकेट, कई बार बताए हैं। और ब्रैकेट में आपका 3 ब्रैकेट होता है, छोटा, मझला, और क्या होता है, बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मझले कोष्ठक को हल करते हैं, और लास्ट में हम बड़े कोष्ठक को हल कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आप छोटे कोष्ठक को, सबसे पहले हमने छोटे कोष्ठक को हल किया, छोटे कोष्ठक के अंदर को हल किया, 9 में से 6 को घटा दिया, 3 आ गया। फिर छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, फिर मझला कोष्ठक बचा। अब जब मझला कोष्ठक बचा तो ये 3 त्रिक का 9 हो गया, और ये 14 माइनस 9 हो गया। अब हम मझला कोष्ठक अगर हमको हटाना है तो इसके अंदर के कैलकुलेशन को कर लेंगे। तो 14 में से 9 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बड़े प्रेम से आपका मझला कोष्ठक भी हट जाएगा। जब मझला कोष्ठक हट गया तो बड़ा कोष्ठक भी बचा है, अब बड़ा कोष्ठक भी हट जाएगा। ऐसे 121 भागे हो गया कितना, 16 में से 5 गया 9, कितना, 9 हो गया। अब ये बड़ा कोष्ठक भी हट गया। अब 9 का भाग आप 121 में देंगे, तो 9 एक का 9, और 9 3 12, 121 हो गया। 121 में 9 से भाग देना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। 16 में से 5 गया, 11 आएगा। 9 5 14 होता है भाई, माफ करिएगा, बहुत भारी मिस्टेक। आ गया कितना, 16 में से 5 गया 11। अब 11 का भाग 121 में देंगे जब, 121 में जब 11 भाग देंगे, 11 ग्राम में 121 कितना आएगा, 11 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका, 11 हो गया। ठीक, यही हो जाएगा फिर। 16 में से 5 गया 11, 11 का भाग 121 में दे देंगे तो आ जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला कह रहा है, 37 नंबर सवाल कर रहा है, ये 2016 और 2018 में भी पूछा गया है, दोनों सवाल। मीन्स ये सवाल दोनों बार पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। कह रहा है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करना है, 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए रचना दे रखा है, रचना दे रखा है कि सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचते हैं। देखिए आप पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले आप रेखा ए बी खींच लीजिए। चलिए हमने रेखा ए बी खींच लिया। इस तरीके से रेखा ए बी खींच लीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए, और इसका नाम दे दीजिए बी। फिर बिंदु ए को केंद्र मान करके, बिंदु ए को हम क्या करते हैं, केंद्र मान देते हैं। देखिए ये चीज लिखा नहीं रहेगा, ये हमने अपने आप से इसमें फिट कर रखा है। ये वहां पे लिखा नहीं रहेगा, रचना भी आपको अपने से ही करना होगा। ये आपको समझाने के लिए इतना हमको लिखना पड़ता है, इसलिए आपको समझाने के लिए ये बता रहा है कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक रेखा ए बी खींचा, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाते हैं। यानी उचित त्रिज्या का हम अपनी प्रकार की सहायता से एक त्रिज्या ले लेंगे। कितना भी बड़ा लेंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी लेना हो। मतलब इतनी बड़ी त्रिज्या ना हो कि ये दोनों पूरे को कवर कर जाए। तो मान चलिए कि यहाँ से यहाँ तक की हम त्रिज्या ले लिए, अपने चाप में भर लीजिए आप, यानी अपने प्रकार में भर लीजिए। तो मान चलिए ये हमने क्या ले लिया, त्रिज्या ले लिया। अब इस त्रिज्या केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का चाप लगाते हैं, जो ए बी रेखा को बिंदु सी पर काटता है। यानी ए बी रेखा को बिंदु, यहाँ कोई सी होगा, उसी को काटता है, यानी इतना चाप लिए हैं, सी को काटता है। अब बिंदु सी को हम क्या करेंगे, अब बिंदु सी को केंद्र मान करके, यानी इस बिंदु को क्या करेंगे, हम केंद्र मान लिए, यहां से केंद्र मानकर एसी त्रिज्या का चाप लगा देते हैं। यानी इतना से इतना लेके हम क्या करते हैं, चाप लगा देते हैं। चलिए यहां से लगा के मान लीजिए चाप ये लग गया। अब बिंदु सी को यहां लिख लीजिएगा, बिंदु सी को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर एसी त्रिज्या का, एसी त्रिज्या का चाप लगाते हैं, चाप
लगाते हैं। एसी त्रिज्या का इतना बड़ा का हम यहाँ पे एक चाप लगा दिए। ठीक है, चाप लगाते हैं। जो बिंदु को कहाँ पे काट रहा है, बिंदु को डी पर काट रहा है। मान चलिए बिंदु कोई भी यहाँ पे बिंदु पता नहीं है, बस ऐसे चाप लगा दिए हैं, डी पर काटता है। अब यहाँ जब यहाँ से आप लगा दिए चाप इसके थ्रू, तो अब यहाँ से भी वही चाप से यहाँ पे भी लगाइएगा। जब यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, तो आपका ये कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा। ये अब यही आपका क्या कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। जब आप इसको चांदा के प्रकार की सहायता से नापेंगे, थोड़ा सा ये सही बन नहीं पाया है। आप जब चांदे प्रकार की सहायता से इसको बनाएंगे तो बड़े अच्छे से बन जाएगा। पहले आपको करना करना कुछ नहीं, ए बी एक रेखा खींच लीजिएगा। अब एक उचित त्रिज्या का चाप ले लीजिएगा। उचित त्रिज्या का आप चाप ले लीजिएगा। अब जो चाप लेंगे उसको बिंदु यानी कि रेखा AB पर एक जगह काटेंगे जो कि बिंदु C कहलाएगा। अब उसी बिंदु से जो चाप आप लिए थे इतना AB नाप लीजिएगा, इतना चाप, इतने चाप का इधर चाप काट दीजिएगा। यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे काट देंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से काट देंगे। फिर इसके बाद इसको मिला देंगे तो आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यही आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो केंद्र मानकर AC त्रिज्या का चाप लगाते हैं। जो बिंदु कहाँ पर काटता है, जो बिंदु कहाँ पे काटता है, डी पर। जो बिंदु डी पर काटता है, काटता है, AD को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। AD को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, एक रेखा खींच लेते हैं। जब हम एक रेखा खींच लिए तो हमारा एंगल कितना बन गया। अब जब खींच लिए तो ये हमारा एंगल मान चलिए ये वाला डी हो गया, ये वाला ई मान लीजिए। तो हमारा जो कोण बना, कोण ई डी, ई ए बी, ये वाला एंगल है ना, ई ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117, 36 नहीं 37 के बाद 38 आ जाएगा, मिसप्रिंट है, ये 38 हो जाएगा। 38 कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, यानी क्या दिया है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दे रखा है। जब आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 117 वर्ग सेंटीमीटर, 117 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, क्षेत्रफल दिया है। और लंबाई भी दे रखा है, लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई 13 सेंटीमीटर, लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो गत्ते की चौड़ाई पूछना चाहिए, यहाँ भी लंबाई लिख दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या, L इंटू बी होता है। और आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है, बी पूछ रहा है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 117 बटा कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, 117 बटा 13 हो गया। अब 13 से भाग देंगे, 13 नौया 9 3 27, 9 1 का 9, 9 2 11, 9 बार जाएगा, यानी 9, बी का मान हो गया 9 सेंटीमीटर। यानी जो चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आज 38 क्वेश्चन तक किए हैं। इसके बाद हम कल से 39 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब अगला जो क्रम होगा वो 39 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप 38 क्वेश्चन तक देख लीजिए। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स
अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनके लिए प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में बाकायदा जा करके चीजों को देख लीजिए। ठीक है। और इसका कई वीडियो हो चुका है, बहुविकल्पी खत्म हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का सीरीज का बहुविकल्पी खत्म हो गया है, अति लघुत्तरी खत्म हो गया है और लघुत्तरी प्रश्न चल रहा है। और लघुत्तरी का आई थिंक ये तीसरा वीडियो है। तो आप बड़े ही आराम से, आपके पास अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से चीजों को, जितना वीडियो है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, जिससे कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की मैथ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।